Students, today we will discuss about our second chapter biological classification. So start करते हैं पहले definition से. What is classification? Grouping of organisms on the basis of similarities and dissimilarities. तो definition we have well clear, हमने इसके बारे में पढ़ भी रखा है. Why we need classification? These are the important points that why we need the classification. First point, classification makes the study of organism convenient. Organisms, चूँकि we know that we have the diverse biodiversity, near about 1.7 to 1.8 million species we have. Then टू मेक इट कन्वीनियंट, हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल स्टडी करना आसान नहीं होता, इसलिए उनकी ग्रुपिंग कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, करेक्टर्स के सिमिलर करेक्टर्स और डिसिमिलर करेक्टर्स के बेस पर जब उनको ग्रुपिंग कर देते हैं तो एक जो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है वो एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अपने कॉमन करेक्टर्स के हिसाब से ग्रुप में आ जाती है, जिससे स्टडी करना आसान होता है. टू फाइंड रिलेशनशिप अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक, ये भी क्लियर है. हेल्प्स टू इंटीग्रेट द आइडिया ऑफ लाइफ एज अ होल. इससे होता क्या है कि जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट करेक्टर्स को समझ जाते हैं तो हमें एक लाइफ का एक होल आइडिया मिलता है, यानी कि हमको ये मालूम पड़ता है कि लाइफ किस किस तरीके से एग्जिस्टेंस है, किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम कर लेते हैं. हेल्प्स टू इस्टेब्लिश द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इससे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे ये याद रखना कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ की जब शुरुआत थी, एट द स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ, और तब से लेकर अब तक जितने ऑर्गेनिजम्स आए हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशंस है. रिलेशंस का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होकर फिर आगे चलकर दूसरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए, फिर कौन से ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होकर किससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए. इस तरीके से पूरी की पूरी एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो है वो किस तरीके से अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को अडाप्ट करने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस लाए, चेंजेस करने से वो मॉडिफाई करके सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स स्टेजेस में आए. तो कौन किससे इवॉल्व हुआ, यानी कौन किससे मॉडिफाई होकर ज़्यादा आया. ठीक है, कौन सिंपल से मॉडिफाई होकर कॉम्प्लेक्स में आया और फिर मोर कॉम्प्लेक्स होकर किसी और मोर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ. इस तरह जो सीरीज़ ऑफ एक पूरी जनरेशन्स है, किस तरह से हमारी जो ऑर्गेनिज्म की जनरेशन है वो इम्प्रूव करती रही अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. इस तरह से एक सीरीज़ ये समझना कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, यानी कि हु कम्स फर्स्ट एंड हु कम्स लेटर. ये होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक, देन टू गिव द स्कोप फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज, वेरी राइट. क्योंकि जब तक हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जब हम सारे ग्रुप्स बना लेंगे, ऑर्गेनिजम्स के सारे ग्रुप हम बना लेंगे, उन ग्रुप्स के करेक्टर्स के हिसाब से जब उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, तब अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमको ऐसा मिलता है जो उन ग्रुप से किसी भी ग्रुप से मैच, उसके करेक्टर्स किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करते हैं, तभी तो हमें जान सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल नया है, यानी कि दिस स्पीसीज इज़ वेरी न्यू फॉर अस. तो फिर तभी तो हम कह पाएंगे कि जो एक नई स्पीसीज़ है, यानी कि हमको एक न्यू स्पीसीज़ की डिस्कवरी में भी हेल्प मिलेगा. क्योंकि जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि कितने ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जब कैरेक्टर से हम परिचित रहेंगे तभी तो ये जान पाएंगे कि एक न्यू कैरेक्टर क्या है हमारे लिए. क्लियर, यानी कि अगर आपके यहाँ मान लेते हैं कि 5 टीचर हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए चलिए 5 हटाइए, मान लेते हैं 100 टीचर्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें से कौन हिंदी पढ़ा रहा है, कौन इंग्लिश पढ़ा है, कौन बायो पढ़ा रहा है, कौन फिजिक्स पढ़ा है, कौन केमिस्ट्री पढ़ा रहा है. तो अगर आप इनकी ग्रुपिंग कर दें कि फिजिक्स के 10 टीचर्स, केमिस्ट्री के 10 टीचर्स, इस तरह से अगर आप ग्रुपिंग कर देंगे, तो अगर मान लेते हैं कोई टीचर आया जो कंप्यूटर का टीचर है, तो आपने ग्रुप्स बना रखे हैं पहले से, आपको पता है कि हमारे यहाँ किस किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक, और कितने टीचर्स हैं. तो अगर कोई नए सब्जेक्ट का टीचर आता है तो आप कैसे पहचानोगे, जब आपने पहले से असेंबल कर रखा है, आपने ग्रुपिंग कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई कंप्यूटर पढ़ाने वाला टीचर आया, तब तो आप ये समझोगे हाँ कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर का कोई ग्रुप नहीं है हमारे यहाँ, दिस मीन्स दिस इज अ न्यू टीचर. इस तरह से आप न्यू स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो इसकी मदद से. ठीक है, इट इज़ अ टूल फॉर आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल हम बताएं कि जैसे आप किसी अपने कमरे में जाते हैं, अपने घर में अगर आपके पापा बोलते हैं कि ये जो शैम्पू का बॉटल है इसे आप जाके किचन में रखाओ, तो आप मना करते हो, नहीं किचन में नहीं जाएगा, इसको बाथरूम में जाना चाहिए. आप क्यों ऐसा कहते हो, बिकॉज आपके घर में स्पेसिफिक जो कमरे हैं उनमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रोल है, आपके घर में डिवीज़न है, तभी तो आप जानते हो ना किस चीज़ को कहाँ रखना है. तभी तो आपको मालूम पड़ा कि बाथरूम का रोल क्या है, बाथरूम में कैसी चीज़ें होती हैं, किचन का रोल क्या है, किचन में कैसी चीज़ें होती हैं, तो इसके हिसाब से शैम्पू कहाँ रखना चाहिए. तो शैम्पू की प्रॉपर प्लेस कहाँ होनी चाहिए, किचन नहीं बाथरूम में होनी चाहिए. ये चीज़ आपने कब आइडेंटिफाई की, जब आपके घर में प्रॉपर क्लासिफिकेशन है हर एक लोकेशंस का, हर एक रूम का. देयरफॉर वी नीड क्लासिफिकेशन, राइट. नाउ द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये जो है हम लोग वी विल स्टडी इन सेकंड चैप्टर पर, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर ले. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वी हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल एंड देन फाइलोजेनेटिक. मैं आपको इन तीनों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा.
बेटा जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, टेकिंग वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, अगर आप बहुत कम कैरेक्टर्स, ठीक है, बहुत सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने कहा कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे कि जैसे हम स्कूल में स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे जो गाना गाते हैं और जो नहीं गाते हैं। अब जो गाना गाते हैं नहीं गाते हैं ये तो एक बहुत सुपरफिशियल कैरेक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि गाना गाने के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की जो ग्रुप नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जब भी हम काफ़ी ये कह सकते हैं कि वेरी फ्यू व्हेन वी डील विद वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, एक दो या फिर बहुत ही कम कैरेक्टर्स के को लेकर जब हम ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो वो क्लासिफिकेशन जो है साइंटिफिक ना होकर आर्टिफिशियल हो जाती है, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम बहुत सारे मोस्ट ऑफ दी कैरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ दी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को हम लोग ले लेते हैं, जिससे होता क्या है कि हम एक ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक अच्छी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनके बीच में एक नेचुरल रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो इन दोनों में आपको जानना है कि इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वी टेक्स ओनली फ्यू कैरेक्टर्स, ठीक है, और वही कैरेक्टर्स जो बिल्कुल इजीली ऑब्जर्वेबल हों उन कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लासीफाई कर देना, दिस इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बट इन नेचुरल क्लासिफिकेशन वी कंसीडर लॉट मोर कैरेक्टर्स इन कंपेरिजन टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सो इट बिकम्स मोर नेचुरल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये होता है कि ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि कौन किसके बाद आया, कौन किससे इवॉल्व हुआ, इस बेस पर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो वो क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल आपने पढ़ा नहीं, अभी इसके बारे में ज़्यादा आप नहीं पढ़े होंगे। एंगुलर पैरेंटल क्लासिफिकेशन एंड हचिंसन क्लासिफिकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वी हैव थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ वी कम टू अवर कोर पॉइंट, दैट इज द हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस वी हैव। तो किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपको बता दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन था, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया था। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू डस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था और बहुत समय पहले किया था। आप ये जान लीजिए कि 70s से पहले की बात है, 70s लगभग, मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं आते, बट अरिस्टोटल बहुत पहले, जब उस समय बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, बहुत सारी डिस्कवरीज नहीं हुई थी, बहुत सारा जानकारी हमको ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं थी, उस समय पर अरिस्टोटल ने पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था। पहली बात तो साइंटिफिक नहीं था, एनसीईआरटी कहती है कि थोड़ा बहुत साइंटिफिक था, ठीक है, लेकिन ये माने तो वो साइंटिफिक बिल्कुल नहीं था। इट वाज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर डिपेंड था, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर डिपेंड था। उन्होंने अरिस्टोटल ने क्या किया था, अरिस्टोटल, इस बात से याद रखिए कि अरिस्टोटल ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था और कुछ नहीं किया था, सिंपली दो ग्रुप्स बनाए थे, प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को रख दिया था, एनिमल्स में दो ग्रुप बनाया था। एनिमल्स में वो एनिमल्स जो दो ग्रुप्स बने थे, जिसमें एक तो जिसके पास रेड ब्लड होते हैं वो एक ग्रुप एनिमल्स का, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है उनका एक ग्रुप बना दिया था। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ कैरेक्टर्स नहीं लिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन पर लिया था, थोड़ा सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर लेकर इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग कर दी थी। ज़्यादा कैरेक्टर्स के बेस पर इन्होंने ग्रुपिंग नहीं की थी। यूनिसेलुलर के बारे में, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में इन्होंने बिल्कुल भी जानकारी कुछ भी नहीं दी थी। यहाँ पर कोई भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई डिवीजन इसमें नहीं देखा था, सिंपली दो ग्रुप्स थे, प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। और इसके बारे में अरिस्टोटल के बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है इस बेसिस पर कि इन्होंने वो इसी टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो इसमें आपको कुछ नहीं है ज़्यादा जानना है, अब ये देखना है कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया था, स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था और यहीं से आपका किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो कितने क्लासिफिकेशन हमारे पास आए अभी तक, हाउ मनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ मनी किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव, ये जान लेते हैं। इसके बाद हमको ये देखना है कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस देखिए तो हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस आए हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ये कार्लस लिनियस ने दिया था और इसमें मैंने डेट नहीं मेंशन की है, ये डेट इज 1758, ठीक है। ये इन 1758 हम बता दें आपको, जो पहला एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्लस लिनियस ने 1758 में दिया था, ठीक है। देन आपका ये बता दें लगभग 1886 के आसपास अर्नेस्ट हैकल ने एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
ठीक है, अभी कौन कौन से ग्रुप्स बनाए थे वो हम अगली बात में डिस्कस करते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला सबसे फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस के बारे में आप परिचित हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑल्सो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था। तो बहुत ज़्यादा इनका रोल है बायोलॉजी में, और इन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन में भी कदम रखा था और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, देन आफ्टर इन नियर अबाउट 1886 अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया था, और ये नियर अबाउट 1956 में आया था। ये इसकी डेट मुझे याद है, इन 1956। ठीक है, 1956 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई हो गया। ठीक है, एंड देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया बाई आर एच व्हिटेकर 1969। और यही वो क्लासिफिकेशन है जो आपकी पूरी इस चैप्टर में आपको यही क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसी को अभी तक का सबसे मोस्ट रिलेवेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है, इसी की स्टडी भी होती है। ठीक है, हम लोग जो आज जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, इन डिटेल इसी के बारे में जाएंगे। ठीक है, और अभी तक ये मान सकते हैं कि यही अभी तक चल भी रहा है, और यही अभी तक मोस्ट रिलेवेंट माना गया है, मोस्ट साइंटिफिक माना गया है, और इसको प्रॉपर माना गया है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमारा कोर पॉइंट है, ये चैप्टर हमारा इसी क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। और आपको ये भी बता दें कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसके बाद आया था, 1977 में कार्ल वुश ने दिया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग कभी कभी थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इन्होंने तीन डोमेन्स बनाए थे, जो आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया का डोमेन बनाया था। तो थ्री डोमेन सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो डोमेन सिस्टम, डोमेन लेवल क्लासिफिकेशन कार्ल वुश ने की थी, तीन डोमेन्स बनाए थे, उसके बाद उसमें जो है किंगडम्स बनाए थे, और सिक्स किंगडम इन्होंने बनाए थे। तो ये हमारे पास बाई डेट किसने कब कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया। अब हमको देखना है कि क्यों ये मॉडिफिकेशंस हुए। ठीक है, आखिर क्या वजह थी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को आना पड़ा, उसके बाद फोर किंगडम को आना पड़ा, देन फाइव को आना पड़ा, और सिक्स को भी आना पड़ा। लेकिन सिक्स को वैसे मेरे मानने में सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था, लेकिन अभी तक आर एच व्हिटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही मान्य है। सही तरीके से जो स्टडीज़ में है बच्चों के, वो आर एच व्हिटेकर का ही इस समय क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतने ही किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग के पास है, सातवां कोई नहीं आया। ठीक है, टू किंगडम से लेकर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक किए गए। अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट इन सब के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में आपका जो मेन फोकस है आर एच व्हिटेकर भी पर ही है, और हम लोग उसको, मैं भी इसी पर ही फोकस करूंगा आपके। ठीक है, देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्लस लिनियस ने दिया था, इन्होंने सिंपली ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटिव, किंगडम एनिमलिया। इसमें इनकी समस्या ये थी कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भेदभाव नहीं किया। इनको सबको उठा के एक ही प्रॉपर ग्रुप में बना के उठा के रख दिया। ये मतलब इनका जो बेसिस था, ये इन्होंने सेल वॉल प्रेजेंस होना और सेल वॉल का एब्सेंट होने के बेस पर ग्रुपिंग कर दी उठा के। इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का भी ध्यान नहीं रखा। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का भी ध्यान नहीं रखा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का ध्यान नहीं रखा है, तो मैंने पहले बता दिया। तो इन्होंने बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा इन्होंने कैरेक्टर्स को ज़्यादा डीपली नहीं गए। इसका कारण भी था क्योंकि उस समय पर जो था वो इतनी ज़्यादा मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इतने बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी, उनके टाइप्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इतने टूल्स और इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे कि उनकी स्टडीज़ अच्छी तरीके से की जा सके। तो देयरफॉर उन्होंने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर दो ही किंगडम बनाए, प्लांट किंगडम और किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया, और इसी हिसाब से वो ग्रुपिंग करते हुए चले गए। ठीक है, इसमें और आपको बता दें कि उन्होंने जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेज, फंस और प्लांट्स को उठा के सब किंगडम प्लांटे में रख दिया था। मतलब बैक्टीरिया को भी, साइनोबैक्टीरिया, फंस और मॉसेज को भी उठा के इसी में रख दिया था। ठीक है, और जो इन्होंने मोस्टली किंगडम एनिमलिया में प्रोटोजोअन्स को रख दिया, इनवर्टिब्रेट्स को रख दिया, वर्टिब्रेट्स को रख दिया, और इनका जो बेसिस ऑफ डिवीजन था वो था क्या, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। मतलब मोस्टली जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन सबको उठा के इन्होंने किंगडम प्लांटे में रख दिया, और जिनके पास जो है सेल वॉल एब्सेंट थी उसको उठा के इन्होंने किंगडम एनिमलिया में रख दिया। और इसमें कुछ और चीज़ें इन्होंने ध्यान रखी थी, जैसे कुछ और बेसिस थे जिसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जैसे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल तो मैंने बता ही दिया, एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये सब देखते हुए जो है लोकोमोशन को भी देखा इन्होंने। इस हिसाब से इन्होंने दो किंगडम डेवलप कर दिए, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। ये उतना रिलेवेंट नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ड्रॉबैक्स बता दिया कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, उसके हिसाब से क्लासीफाई नहीं किया गया, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स को देखते हुए ग्रुपिंग नहीं की गई, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की क्राइटेरिया को भी ध्यान नहीं रखा गया।
तो चूँकि आप क्लास 11th में हम लोग को विटेकर जी पर ही फोकस करना है, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब मच मोर अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इट्स ड्रॉबैक, ठीक है। बिकॉज सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी, सम ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम यहाँ पर कुछ नाम लेंगे देन यू डोंट नो, क्योंकि 10th क्लास से होकर आप आए हैं, इतना आपको जानकारी नहीं है कि मैं उन टर्म्स के हिसाब से इनका सही तरीके से। अब मैं सीधी बात बताऊँ कि व्हेन यू विल स्टडी द होल चैप्टर, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, देन अगर मैं यहाँ पर आऊँगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स को डिस्कस करने के लिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स और कुछ ऐसे नाम आएंगे जिनके बारे में आप अवेयर ही नहीं है, तो इसके बारे में इतना डिटेल हम लोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक बार उल्टा आएंगे यहाँ पर, जब हम लोग आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन को समझ लेंगे और जब हम लोग इस चैप्टर को पूरा स्टडी कर लेंगे, हम लोग मॉडर्नस को, प्रोटेस्टेंट्स को, अभी वही कर रहा हूँ मैं, मॉडर्नस का नाम नहीं ले रहा हूँ, इस सब को जब डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग जब इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे तभी आप इसको समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई होकर एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो हम लोग को डिस्कस, अभी मैंने बताया कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, यहाँ पर समस्या क्या थी कि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर को एक में रख दिया गया था, इसका सबसे बड़ा इशू बना, ठीक। इस इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बताया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इस इशू को यहाँ से थोड़ा ठीक किया कि उन्होंने उठा के सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनका एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। ये काम इन्होंने कर दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। मतलब जो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर वाली कहानी थी उसको उन्होंने थोड़ा सा दरकिनार किया और यूनिसेलुलर को उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, एक नया ग्रुप किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे ऐसे ही रहा, बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंजेस नहीं किए। इसके भी ड्रॉबैक्स थे, जैसे हम ये कहें कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे इसमें जो इशू बना सबसे बड़ा वो किंगडम प्रोटिस्टा का बना, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स एक साथ लाई कर रहे थे। जैसे इसी प्रोटिस्टा में आपके सारे के सारे बैक्टीरिया आ जा रहे थे, ठीक है, सारे के सारे आपके ये कहें कि जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो भी सिम पड़ जा रहे थे, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो भी सिम पड़ जा रहे थे, जो सेल वॉल्ड वाले थे, सेल वॉल वाले ऑर्गेनिजम्स थे, सेल वॉल वाली जो ऑर्गेनिजम्स थी वो भी सिम पड़ जा रही थी, विदाउट सेल वॉल वाली भी सिम पड़ जा रही थी, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक वाले सब किंगडम प्रोटिस्टा में जाके पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अभी उतना क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा था ये काफ़ी, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी जैसे हमने यहाँ डिस्कस भी किया है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लाइक वॉल्ड एंड वॉल्डलेस ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये इसमें लाई कर रहे थे। प्रोटिस्टा यहाँ का सबसे बड़ा इशू बना, तो इसके बारे में फिर और डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि टू किंगडम से थ्री किंगडम में क्या चेंजेस है, जो यूनिसेलुलर का एक पर्टिकुलर अलग ग्रुप बन गया किंगडम प्रोटिस्टा का, और बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। इसके बाद यू विल स्टडी द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में एक नया ग्रुप बना मोनेरा का। अब आपको मैं जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं बताऊं कि जो मेजर चेंज अगर आप देखें, ऊपर से देखें, मोटी बात बोले कि क्या मेन इंपॉर्टेंट चेंज था थ्री किंगडम से फोर किंगडम में आने में, तो ये था बेटा कि जो प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स थे, उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया मोनेरा। ये अभी आप सिंपल जान लीजिए कि जितने प्रोकैरियोट्स था उनको एक अलग ग्रुप बना दिया गया मोनेरा, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इसमें रख दिए गए, यूनिसेलुलर आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए, बाकी किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया में। इसके बारे में डिस्कस हम लोग किसी विटेकर में करेंगे, तब मैंने कहा था कि इसको डिस्कस करेंगे, ओके। अब इसका जो एट दैट टाइम इसका जो इंपॉर्टेंट इशू बना, दैट इंपॉर्टेंट इशू वो था कि इसका जो ड्रॉबैक मेजर आया वो था फंजाई स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि फंजाई एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, इनको उठा के किंगडम प्लांटी में रखा गया था। ये अभी भी किंगडम प्लांटी में लाई कर रहे थे, बिकॉज किंगडम प्लांटी का तो एक डिफरेंट कैरेक्टर्स है, दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉप्स। ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल दी प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ आपके जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू था कि फंजाई का एक अलग ग्रुप नहीं बना था, ठीक है, क्योंकि फंजाई के जो कैरेक्टर्स हैं वो लगभग इन सबसे अलग मैच करते हैं। तो फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी का हिस्सा बना हुआ था। ये जब फंजाई को अगर आप अलग कर देंगे तो ये सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन काफ़ी रिलेवेंट हो जाएगा, और यही काम इन्होंने किया, आर.एच. विटेकर ने किया 5 किंगडम में, और इन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया जिसमें इन्होंने किंगडम मोनेरा एक बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप बना दिया जो आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। किंगडम प्रोटिस्टा में उठा के इन्होंने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया। किंगडम फंजाई इन्होंने अलग बना दिया, ठीक है, इनके कैरेक्टर्स अलग थे, ये सब मल्टी सेलुलर थे, ये दोनों आपके यूनिसेलुलर थे, और ये सारे के सारे आपके मल्टी सेलुलर का अलग ग्रुप बन गया, फंजाई का अलग, प्लांटे का अलग, एनिमेलिया का अलग। प्लांटे में आपके मोस्टली
ऑटोट्रॉप से। अब मैंने आपसे क्या कहा कि वी विल डिस्कस इन डिटेल द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विकेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में हर एक किंगडम के प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में वी विल गो इन डिटेल। ठीक है, अभी इसी में हम ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह किसके बाद कौन आया। सो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी एक क्लासिफिकेशन आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, विच वाज गिवन बाई कार्ल वुश 1977। आर एच विटेकर ने तो 1969 में दिया था, जो कि अभी तक का मोस्ट जो रिलेवेंट है और जो अभी कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम ही है। लेकिन इसके बाद भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये मेरे हिसाब से इन माय व्यू ये ज़्यादा इससे ज़्यादा काफ़ी साइंटिफिक था। बट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है इतनी वैल्यूज़ नहीं मिली और अभी भी आर एच विटेकर सिस्टम का, आर एच विटेकर जी का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, 3 डोमेन सिस्टम बनाए गए थे। इसमें से हुआ क्या था, 3 डोमेन बनाए गए पर्टिकुलर, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। बहुत अच्छा डिवीज़न था, क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से एवोल्यूशन के हिसाब से जो है ये डोमेन्स बने थे। एक्चुअली डोमेन आर्किया में इन्होंने सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो सबसे आदिकाल में आप कह सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव टाइम पे, जब पृथ्वी उस समय जो है ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं, जब ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे पृथ्वी पर डेवलप होना शुरू हुए, तो उस समय जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, ये जो आपके बैक्टीरिया थे, वो भी ऐसे बैक्टीरिया जो काफ़ी इनहॉस्पिटेबल एरियाज़ में रहते हैं। इनहॉस्पिटेबल एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर आप रहना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, काफ़ी सॉल्टी एरियाज़ में रहना थे, मार्सी एरियाज़ में, और कह सकते हैं कि जो कुछ हेलो एसिडोफिल्स थे, हॉट स्प्रिंग्स थे, उसमें जहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है। ये कह सकते हैं कि ये जो डोमेन आर्किया होते हैं, यहाँ के जो बैक्टीरिया थे, जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये काफ़ी टफ कंडीशन में जो है सर्वाइव करने के लिए काफ़ी मॉडिफाइड थे, सर्वाइव करने के लिए अडाप्टेड थे काफ़ी, सॉरी। तो जो सबसे पहले प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे बैक्टीरिया के, वो एक डोमेन आर्किया बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये बैक्टीरिया का ही, वैसे ये अभी आप 5 किंगडम में देखेंगे तो डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स इसी किंगडम में रखे जाते हैं, किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा मोस्टली आपका बैक्टीरिया का ही ग्रुप है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा आपका जो मोस्टली ये आपको प्रोकैरियोट्स में ही आएगा। ठीक है, यूकैरियोट्स का ग्रुप ये बन गया था, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर का। तो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप ही जानोगे कि ये जो डोमेन्स के जो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी आर्किया और बैक्टीरिया, जिनको इन्होंने सिर्फ मोनेरा में रखा और बैक्टीरिया ही कंसिडर किया, वो इन्होंने अलग कर दिया था। उन्होंने माना था कि ये बहुत पुराने हैं, बहुत प्रिमिटिव हैं, ये और इनकी ये जिस कंडीशन में रहते थे, इनका जो सेलुलर, इनका जो स्ट्रक्चर था, इनके जो बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो काफ़ी मिलते जुलते अब से ऑर्गेनिज्म से नहीं है, और ये काफ़ी अलग है अपने आप में। तो उन्होंने पूरा डोमेन बना दिया आर्किया का। उसके बाद इन्हीं आर्किया से, ये भी बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन इन बैक्टीरिया में काफ़ी डिफरेंस है। उसके इस आर्किया ग्रुप में जो बैक्टीरिया थे, ये काफ़ी मॉडिफाइड हुए, कुछ समय के बाद मॉडिफाई हुए, बहुत टाइप्स के बैक्टीरिया आए। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मॉडर्न बैक्टीरिया थे, इनका एक अलग डोमेन बन गया, डोमेन बैक्टीरिया। और यहीं से इसके बाद से फिर एवोल्यूशन हुआ बैक्टीरिया से किसका, डोमेन यूकैरिया का, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ। और इस तरीके से आपके 3 बेसिक डोमेन बने एवोल्यूशन के हिसाब से, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। ये दोनों ही बैक्टीरिया के रूप में बेसिकली आते हैं, बट ये काफ़ी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, ये मॉडर्न बैक्टीरिया थे, और ये आपके यूकैरियोट्स थे जो डोमेन बैक्टीरिया से एवॉल्व हुए थे, यानी कि इनके कैरेक्टर्स में मॉडिफिकेशंस के बाद काफ़ी कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज़ होती चली गई। ठीक है, डोमेन आर्किया में इन्होंने एक ही किंगडम बनाया, किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, जिसमें इन्होंने प्रिमिटिव बैक्टीरियाज को रख दिया। डोमेन बैक्टीरिया में इन्होंने एक ही किंगडम रखा, किंगडम यू बैक्टीरिया। अब यहाँ से आर्किया का मतलब, यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यू जहाँ भी लगेगा वहाँ का मतलब ट्रू ही होता है। इसको हम लोग यहाँ पर, चूँकि हम ये सब टॉपिक्स को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, देयरफॉर अभी मैं सिर्फ यही बता रहे हैं कि किस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था। डोमेन आर्किया के इन्होंने 4 डिवीजन्स किए थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया। यानी कि इन 4 किंगडम्स को उन्होंने एक डोमेन यूकैरिया में रख दिया, और एक बैक्टीरिया का डोमेन बनाया जिसमें किंगडम यू बैक्टीरिया, एक आर्किया का डोमेन बनाया जिसमें इन्होंने किंगडम आर्किया बैक्टीरिया रख दिया। इस तरीके से इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिए, और 1 2 3 4 5 6 इन्होंने प्रॉपर किंगडम्स बनाए। काफ़ी साइंटिफिक था ये, इस हिसाब से काफ़ी बेहतर जो है क्लासिफिकेशन था। लेकिन जो है आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन ही अभी मान रखे, जो आप यहाँ डोमेन्स देख रहे हैं आर्किया और बैक्टीरिया, वो उसको उठा के सब इसी किंगडम मोनेरा में रख दिया गया था। तो ये जो 2 किंगडम अलग से बने थे, वो एक ही में यहाँ आर एच विटेकर जी के क्लासिफिकेशन में लाई कर रहे थे, इन किंगडम मोनेरा एंड ऑल अदर 4 प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया,
ये आपके जो है वो ह्यूमन यूकैरिया के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इसमें लाई कर रहे थे अलग अलग किंगडम्स के रूप में। नाउ सो अभी तक अभी आपकी जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने इसमें चीज़ें बताई। नाउ इन डिटेल, यानी कि ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, हर एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इन डिटेल हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। किंगडम स्टेप बाय स्टेप हर एक किंगडम को जब डिटेल में पढ़ेंगे और जब हमको जानकारी चीज़ों के बारे में हो जाएगी, देन वी विल गो टू 5 किंगडम, 4 किंगडम, 3 किंगडम, 2 किंगडम को रिव्यू करेंगे और देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशंस थे कितने वीक थे। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में कितने ड्रॉबैक्स थे। जब तक आप इसमें से एक कोई प्रॉपर जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब तक आप इससे अवेयर नहीं हो जाएंगे, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द ऑल अदर क्लासिफिकेशन दैट केम before them and what were the drawbacks. So in the next video we will start with the R.H. Whittaker classification, that is 5 kingdom classification, and we will study in details about the characters, classifications, types of organisms. ठीक है, then we will start. Now this is the intro of the chapter. We will meet soon with the next video. Thank you all of you.